अगर आप मेरे व्यूअर हो, काफ़ी टाइम से देख रहे हो, या अगर आप न्यू व्यूअर भी हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ ढंग का सिखा के जाऊँ ज़िंदगी में। मरने से पहले मैं कुछ अच्छी चीज़ें सिखा देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को। उसमें से सेकेंड चीज़ जो मेरे को लग रहा है, फर्स्ट तो मैंने अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करा, बहुत ही सिंपल बट वेरी नाइस। इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैंने अपने आप को सेलिब्रेट करा। ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू फॉर यू गाइज, विच इज़ आई वॉन्ट टू टेल यू मेरे लाइफ के लेसन्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं बहुत सारे फेलियर्स के बाद, और अभी तक भी सक्सेस नहीं पाके। मैं चाहती हूँ कि जो भी फेलियर्स मैंने फेस करे या जो भी मेरे आइडियाज से जो टूटे, जिनसे मेरी आई ओपन हुई, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वही सब सिखाऊं। और काश आप लोग मेरी इन बातों को लेके कुछ सीख लो और स्टूपिड्स की तरह उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रिपीट ना करो। तो आई होप इस वीडियो को देखने के एंड तक आपको कुछ लाइफ लेसन्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाला मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम शादी करते हैं ना, तो हम सोचते हैं हम लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट करें। आजकल की जनरेशन फिर भी थोड़ी डिफरेंट है, बट जो 90s से आए हैं वो स्पेशली इस बहुत ही कॉन्सेप्ट में थे कि अगर हमने शादी कर ली तो हमने एक चेक लिस्ट को टिक मार्क कर लिया, और अब हमारी जो घर वाले हैं वो हमसे बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हमने एक ड्यूटी पूरी कर दी है। जबकि दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग मिसकंसेप्शन। आप शादी करके कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि शादी करके आप अपने बेस्ट में भी नहीं होते, आप अपने बेस्ट को लूज ही करते हो। अगर आपकी शादी इस तरीके की, आपका पार्टनर इस तरीके का है कि आप और ज्यादा बेटर पर्सन बनते हो, देन इट्स अ गुड मैरिज दैट यूव डन। कई लोग सोचते हैं ना हम शादी में लहंगा पहनेंगे, कौन सा लहंगा, हमने साची का सबसे अच्छा लहंगा पहना है, हमने डेकोरेशन इवेंट बहुत अच्छी तरह करा है, एवरीबडी वाज हैप्पी, आई हैव डन अ गुड जॉब, और अपने आप को पैट ऑन द शोल्डर करते हैं और सोचते हैं कि मतलब हो गया, हमारा जिंदगी में एक बहुत महान काम हो गया। बट आई थिंक यही रियलाइज करना जरूरी है कि जिस टाइम आप अपनी शादी का लहंगा और शेरवानी उतारोगे और पजामों में आओगे, उसके बाद एक्चुअल शादी शुरू होती है। शादी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस थ्रू आउट। इनफैक्ट जब आप सोचोगे ना कि शादी अब आपकी संभल गई है, अब स्टेबल हो गई है, तब किस दिन झटके पड़ने शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। तो शादी को अकम्पलिशमेंट की तरह मत लो, एंड शादी को तभी लो जब आप अपने आप में अचीवमेंट कर चुके हो, अपने करियर वाइज या किसी भी और वे में, जब आप फुल्ली आप अपने जोन में आ चुके हो। लगता है कि अगर हम, जैसे हमारी डिसफंक्शनल फैमिली है, या फिर अगर हम रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की डिस्टेंस फील कर रहे हैं अपने हस्बैंड से या अपने स्पाउस से, तो हम सोचते हैं कि बच्चा ले आते हैं लाइफ में और उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन दैट यू कैन डू। एक तो बच्चा जब आता है ना, तो आपका सारा फोकस बच्चे पे चला जाता है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का भी फोकस सारा बच्चे पे चला जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड टाइम टुगेदर। तो जब तक आप दोनों एक यूनिटी में नहीं आते पहले से ही, तो आप ये नहीं सोचना कि बच्चा होने के बाद आप वन यूनिट बन जाओगे और उसके बाद आपकी जो क्लोजनेस होगी वो बाकी रिश्तेदारों से अलग होगी, वो उसका जो पति का जो फोकस होगा वो दुनियादारी में नहीं होगा। बल्कि ऐसा होता है कई आदमियों के साथ, नॉट रेफरिंग टू माई केस एट ऑल, बट मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, बड़ों के पिछली जनरेशन्स में, कि वो और ज्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं और वो और ज्यादा रिश्तेदारियों में घुस जाते हैं और बच्चा पालती रह जाती है माएँ। तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि इट इज अ बर्डन समटाइम्स इफ यू डोंट प्लान इट वेल। आप बच्चा सिर्फ इसलिए मत पैदा करो क्योंकि आपको अपने पति से क्लोज आना है, या फिर आपकी कंडीशनिंग कहती है कि बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। आप इसलिए पैदा करो क्योंकि आप उसको एक अच्छी नर्चरिंग दे सकते हो, आप उसको अच्छी तरह दुनिया में ला के पाल सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, उसको एक गुड लाइफ दे सकते हो, तब आप बच्चे को लाओ अपनी करंट कंडीशंस को देख के। डेफिनेटली बाद में क्या होता है, कई बार रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और तुम्हें नहीं पता चलता, बट डेफिनेटली जो आप स्टेबल माइंडसेट से लाओगे ना बच्चा, वो एक हैप्पी बच्चा होगा और वो लाइफ में आगे जाके एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, एक गुड पर्सन बनेगा टू अदर पीपल। पीस इज बेटर देन प्रूविंग योर पॉइंट। बेसिकली जब भी एक रिलेशनशिप्स में, आप न्यू रिलेशनशिप्स में आते हो, इन लॉज में आते हो, तो आपको लगता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर दूं, और धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आप दीवार में सर मार रहे हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उसकी जगह आप अपनी एनर्जी को सही जगहों पे लगाओ, क्योंकि आप अपने आप को जब बढ़ाओगे ना, तो आपको ये सब प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स डोंट मैटर एनी मोर टू यू ऑल्सो, क्योंकि आप अपने आप में इतना इंटेलेक्चुअली और इतना लाइक फिजिकली ग्रो कर चुके होगे कि ये पेटी इश्यूज जो है वो आपको जीरो लगने लगेंगे किसी के भी सामने।
वन थिंग आई हैव लर्नड इज कि आप अपनी इमीडिएट फैमिली को अगर प्रायोरिटाइज नहीं करते तो आप कहीं के नहीं रहोगे। मतलब अगर आप रिश्तेदारियों में इतने घुसे हुए हो, आपको लगता है कि मेरे रिलेटिव्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन माई इमीडिएट फैमिली विच आर योर चिल्ड्रन एंड योर हस्बैंड और योर वाइफ, तो अगर आप उनमें नहीं, आप दूसरे लोगों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो और दूसरे लोगों में ही उनकी चीज़ों को पहले फुलफिल करते हो और अपनी फैमिली की बाद में, तो आप इवेंचुअली आके एक बहुत ही लोनली स्पेस में रह जाओगे। आई थिंक जिसका भी आप देखोगे ना कि किसी ने अपनी फैमिली को, वन यूनिट को, इमीडिएट फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है, वो अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं अच्छे जोन में लेके जाते हैं इन द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। नहीं तो एक डिसफंक्शनल फैमिली का कैरी ऑन होने लगता है। With one generation to another, you will always see some kind of toxicity and dysfunctionality, and relatives का इतना importance अपनी फैमिली के अंदर देने का मतलब है कि आप अपनी फैमिली को बहुत सफ़र कराने वाले हो। रूटीन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग। आई थिंक जब आप रूटीन में होते हो ना, उसका जब आप चख लेते हो टेस्ट, जब आप अपना फूड टाइम पे लेते हो, स्लीप टाइम पे लेते हो, जिम टाइम पे जाते हो, बच्चा स्कूल टाइम से जाता है, एवरीथिंग इफ you do it on time and you follow a routine, that will give you much more benefits than exploring the world forever. Like अगर आप रूटीन को अपने दिल से बांध लोगे ना, आप हमेशा हेल्थ वाइज और अपनी वर्क वाइज बेटर ऑफ रहोगे। गोइंग टू जिम इज अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट समथिंग कि आप कभी कुछ दिनों में करो और कुछ दिनों में नहीं करो, ऐसे नहीं होता। आप अपनी लाइफ में उसको स्लीपिंग, ईटिंग, कोई भी और बेसिक एक्टिविटी की तरह लेके चलो कि मुझे जिम तो जैसे मैं सोती हूँ वैसे ही लेके चलना है। जिम या वर्कआउट, योगा, वोगा, जो भी, मतलब आपका वो जिंदगी का पार्ट होना चाहिए, आपकी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा नहीं होना चाहिए कि थोड़े दिन करा उसके बाद नहीं करा। अगर आपको कोई अपना सच बोलता है ना कि मैं चालाक हूँ या मैं गंदा इंसान हूँ या फिर मैं बहुत कुड़ाड़ा हूँ और whatever, तो आप उसकी सच को मानो। ये मत सोचो कि वो किसी और मोड में कह रहा है, मे बी इज नॉट हिज बेस्ट, इज नॉट हिज और हर बेस्ट, और वो शायद इसलिए कह रहा है, बट वो इंसान जो है ना, वो आपको अपना सच बता रहा होता है, एंड यू शुड रियली लिसन टू दैट एंड एक्सेप्ट इट। मेरे फ्रेंड्स में भी ऐसे लोग थे जो बहुत टॉक्सिक थे, इवेंचुअली मुझे पता चला। वो कहते रहते थे कि या एक जना था जो कहता रहता था कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई यूज्ड टू थिंक ही इज जस्ट अंडरमाइनिंग हिज टैलेंट्स एंड अंडरमाइनिंग हिज नेचर। इतना तो अच्छा है, इतना तो अपनी मॉम को लव करता है एंड फ्रेंड्स का टेक केयर करता है, व्हाई इज ही सेइंग दिस? बट इवेंचुअली आई गॉट टू नो दैट ही वाज टेलिंग हिज ट्रूथ एंड आई शुड हैव लिसन्ड टू हिम देयर एंड देन। जब आप एक शादी या एक वर्क प्लेस में नए नए आते हो ना, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो। आपको लगता है कि जो भी वो लोग हैं वर्क प्लेस में या फिर शादी में, तो आप इंप्रेस करने के लिए ना हर चीज़ को यस यस बोलना शुरू कर देते हो और सोचते हो कि इवेंचुअली मैं इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लूंगी। बट क्या होने लगता है, धीरे धीरे आपको रिजेंटमेंट आने लगती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एंड देन यू वांट टू स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स। कुछ भी हो सकता है, वो कोई टाइप का खाना बनाने की बात हो सकती है, कोई टाइप के कपड़े पहनने की बात हो सकती है, या फिर वर्क प्लेस में कोई टाइप के काम करने की बात हो सकती है। तो आई थिंक अगर आप शुरू से ही रिफ्यूज कर दो ना उन चीजों को और पहले से एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि दीज आर नॉट माई थिंग्स एंड दिस इज माई बाउंड्री एंड आई विल नॉट डू दिस, तो आप बेटर प्लेस में रहोगे इन द कमिंग ईयर्स। बिकॉज कमिंग ईयर्स में अगर आप उसी पॉइंट पे पहुंचने वाले हो तो आप उनको भी डिसअपॉइंट करोगे जो आपकी लाइफ में है और वो और इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं, या वर्क प्लेस में भी। और मना करना बाद में ज्यादा मुश्किल होता है, शुरुआत में ही नो बोल देना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना इज ईजियर। स्पेशली शादी में तो मैंने बहुत ही देखा है कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं पसंद आती हैं एज अ न्यू पर्सन इन द हाउस, you have to tell your things also to the family. They will also eventually understand कि आपको ये चीजें नहीं पसंद और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि अरे यार तू पुरानी वाली ही अच्छी थी, अब तू नई सी बन गई है, अब तू बहुत वो हो गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है, या फिर तू बहुत नोज बोलने लगी है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके ओल्ड यू को मिस करते हैं जो कि टॉलरेट कर लेता था बुलशिट, और अब उनको वो टॉलरेंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं मिल रही है उनको, और वो अपनी शिट नहीं दे पा रहे आपको। तो अब वो कह रहे हैं कि आपका ओल्ड यू मिस कर रहे हैं, यू हैव चेंज्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज काइंड ऑफ पीपल को टाटा बाय बाय कर दो अपनी जिंदगी। इसमें एक और बात आती है कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना, माफ कर दो यार, इस इंसान को माफ कर दो। तो मैंने अपने रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग देखे हैं जो वैसी ही टॉक्सिसिटी जिंदगी में लाते रहते हैं। अगर वो सॉरी बोल भी दे या फिर वो मेंड करने की कोशिश भी कर ले, तो भी वो एक्चुअली मेंड नहीं कर रहे होते, वो सेम
टॉक्सिक पैटर्न्स फॉलो करते रहते हैं। और फॉरगिविंग का मतलब तभी मायने रखता है जब, या फॉरगिविंग या उसको वापस अपनी लाइफ में लेना उस पर्सन को, जब वो एक्चुअली में अपनी उन चीज़ों को चेंज करे। बिना बात के फॉरगिव करते करते आप अपने नुकसान में ही रहोगे, उस पर्सन को अपनी जिंदगी में रखोगे और अपने अंदर से सारा वो सक आउट कर लोगे। टॉलरेंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं मिल रही है उनको, और वो अपनी शिट नहीं दे पा रहे आपको, तो अब वो कह रहे हैं कि आपका ओल्ड यू मिस कर रहे हैं, यू हैव चेंज्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस काइंड ऑफ पीपल को टाटा बाय बाय कर दो अपनी जिंदगी। इसमें एक और बात आती है कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना, माफ़ कर दो यार, इस इंसान को माफ़ कर दो। तो मैंने अपने रिलेशनशिप्स में ऐसे लोग देखे हैं जो वैसी ही टॉक्सिसिटी ज़िंदगी में लाते रहते हैं। अगर वो सॉरी बोल भी दे या फिर वो मेंड करने की कोशिश भी कर ले, तो भी वो एक्चुअली मेंड नहीं कर रहे होते, वो सेम टॉक्सिक पैटर्न्स फॉलो करते रहते हैं। और फॉरगिविंग का मतलब तभी मायने रखता है जब, या फॉरगिविंग या उसको वापस अपनी लाइफ में लेना उस पर्सन को, जब वो एक्चुअली में अपनी उन चीज़ों को चेंज करे। बिना बात के फॉरगिव करते करते आप अपने नुकसान में ही रहोगे, उस पर्सन को अपनी जिंदगी में रखोगे और अपने अंदर से सारा वो सक आउट कर लोगे एनर्जी उसी इंसान में जो आपके अंदर से हमेशा एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी निकालता रहा है। जनरेशनल ट्रॉमा इज वेरी रियल। जब आपकी फैमिली डिसफंक्शनल होती है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है, आपके दादा नाना के कोई बैड फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, वो आपकी जिंदगी नहीं आपके बच्चों की जिंदगी में भी आएगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो जनरेशनल ट्रॉमा की तरह आ रही है, जैसे कि आपकी पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स, आपके जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी पेरेंटिंग में, और इफ यू फील के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की और वो अभी तक आपकी जिंदगी में आ रही है और अभी तक आपके जनरेशनल वेल्थ नहीं बन पाई है, तो उन चीज़ों को अगर आप रोक सको तो उसी अपनी जनरेशन तक ही रोक दो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी जनरेशन मोर आर गोइंग टू सफर। सो बेसिकली अगर आपकी डिसफंक्शनल फैमिली है एंड यू फील कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कलेश बच्चे के सामने होती थी, स्टॉप देम राइट देयर व्हेन यू हैव अ किड। तो आप उनके सामने, बच्चों के सामने मत लड़ो, या कोशिश करो कि मेंड करो थिंग्स इन द मोस्ट डिसेंट मैनर। एटलीस्ट फ्रॉम योर साइड यू शुड डू दिस इवन इफ योर पार्टनर डजंट एग्री टू डू इट। मदरहुड चेंजेस यू टू अनदर लेवल। आप एक चंडी माँ बन जाओगे, आप एक फियर्स गॉडेस टाइप के बन जाओगे। आपको वो लोग जो कभी खटकते नहीं थे वो खटकने लगेंगे, जो अच्छे लगते थे वो, जो बुरे लगते थे वो अच्छे लगने लगेंगे। कुछ भी हो जाएगा, आपका 360 डिग्री टर्न हो जाएगा पर्सनैलिटी का, एंड यू विल गो थ्रू अ फेज वेयर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो, क्यों इतना रेज आ रहा है। बट इवेंचुअली यू विल कम बैक टू बीइंग दिस नॉर्मल पर्सन। बस अपने ऊपर भरोसा रखना उस मदरहुड के टाइम पे। कितना भी अपने आप को निग्लेक्ट मत करना कि कल को आप इतने मोटे हो जाओ या इतने साइकोटिक हो जाओ कि आप अपनी हेल्प ही ना कर पाओ एंड देन बीमारियां पाने लगो अपने अंदर। सो मदरहुड विल चेंज यू व्हेन एवर यू आर गोइंग थ्रू मदरहुड। पहले अपनी मेंटल स्टेबिलिटी देख के ही बच्चे को लाना जिंदगी में, क्योंकि बहुत एनर्जी और बहुत ड्रेनिंग सिस्टम है ये, और यू रियली नीड अ लॉट ऑफ लाइक हिम्मत to deal with this kind of postpartum depression and body changes and stuff. तो basically motherhood is a whole, मतलब पूरा एक सिस्टम है जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, एंड यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट। अगर आप 20s में हो और अगर आप बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप्स के अंदर इतने इन्वेस्टेड हो कि आपको लग रहा है कि हाय वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो छोड़ के जाने दो यार। ये टाइम है आपका अपनी लाइफ बनाने का, अपना करियर बनाने का, क्योंकि जब पैसा नहीं होता ना हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है इन योर 30s इन योर 40s। तब आपको मतलब लगेगा मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। तो 20s इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर इन योर 20s, just focus on your career, just focus on making money, just focus on अगर आपको कोई कह रहा है ना कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग। बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो आपसे जिंदगी में। प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्यार व्यार सब धरा का धरा रह जाता है। सच बात है ये। हमारे जो पहले के लोग बोलते थे कि पैसा जरूरी है भाई। जिस घर में शादी कर रहे हो उसमें भी अगर उनके पास पैसा नहीं है तो आपको स्ट्रगल होगी। अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हो या आप अपने लिए अर्न नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करोगे। अपने डिसीजंस लेने के लिए स्ट्रगल करोगे, अपने लिए चीजें खरीदने के लिए स्ट्रगल करोगे, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल करोगे, और वो कॉन्फिडेंस लेवल और जो लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट करता है ना वो बाद में बहुत चुभता है। डोंट बी अ कॉन्फॉर्मिस्ट। बेसिकली आप रूल्स और रेगुलेशंस जो आपके पेरेंट्स, आपके स्कूलिंग, आपके उसमें फॉलो करी है आपने 18 साल या 19-20 साल के होने के बाद,
यू हैव टू ब्रेक सम रूल्स। तो अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आपको रूल तोड़ के अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो बी दैट। लाइक आई एम नॉट सेइंग रूल तोड़ने का मतलब है कि पब और डिस्को में चले जाओ, बाय दैट आई ओनली मीन कि डोंट फॉलो दीज रूल्स जो सेट फॉर्मेट में चल रहे हैं कि इसके बाद शादी कर लेनी है, इसके बाद बच्चे कर लेने हैं, इसके बाद करियर में ऐसा वाला करियर पकड़ना है, इसके बाद बॉस की ऐसे रूल्स फॉलो करने हैं। डोंट बी अ कॉन्फॉर्मिस्ट, क्रिएट योर ओन रूल्स, क्रिएट योर ओन। जितने ज्यादा आप डिफरेंट होगे ना अपनी बाकी लोगों से, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ में, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे। सो बीइंग डिफरेंट इज वेरी नाइस, और इसको हम बहुत अंडरमाइन कर देते हैं और सोचते हैं कि जब भी हमें कोई जना भी दिखता है ना कि डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस के साथ, तो हम उसका मजाक ही उड़ाते हैं इवेंचुअली। तो बेसिकली हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना, अगर आपके बारे में वो चीज बाकी लोगों से फर्क है तो अप्रिशिएट इट इन योर सेल्फ एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट, और उसको सेलिब्रेट करो, उसको शो ऑफ करो जितना मर्जी कर सकते हो। बीइंग फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली डजंट मीन कि आप अपनी अच्छी फैमिली नहीं बना सकते। कई बार ना सीधे साधे घरों से आते हुए, जो जिनके घरों में लड़ाइयाँ नहीं देखी होती, जिनके घर में तू तड़ाक नहीं हुई होती, वो इतने बड़े फेलियर्स होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। बट ठप्पा ये लगा हुआ है कि अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहे हो, अगर आप एक लड़ाकू फैमिली से आ रहे हो, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि अपनी गुड फैमिली क्रिएट करने की, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक गुड इन्वायरमेंट देने की। बट दिस इज अ कंप्लीट मिथ। आई थिंक ये जो बोलते नहीं है अरे घर टूटे हुए शादी वाली घर से आई है तो इसकी शादी कैसे होगी, या इस लड़के की शादी कैसे होगी। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट मिथ। आई हैव सीन most messed up people from very good backgrounds and बहुत ही simple backgrounds में से मैंने देखा है कि बच्चे messed up निकलते हैं, लड़ाकू निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपकी फैमिली आपको लगता है कि नहीं आपस में खुश है, इससे मेरे को एक और पॉइंट पे आया कि अगर आपके पेरेंट्स आपस में खुश नहीं है तो आप जबरदस्ती जिद मत करो कि मैं उनको टुगेदर रखूं, चाहे आपकी शादी हुई हो नहीं हुई हो, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली इस प्रेशर में रहते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद ही हम साथ में रहें। तो आप अपने पेरेंट्स को खुद समझाओ कि अगर आप खुश नहीं हो, या अगर आप खुद भी एक डिवोर्स के प्रोसेस से जाना चाह रहे हो लेकिन अपने बच्चों की वजह से रुके हुए हो, तो अपने आप को समझाओ कि अगर आपसे झेला नहीं जा रहा तो सिर्फ बच्चों की वजह से रहने का मतलब नहीं है, और अलग हो जाना इज ईजियर एंड सिंपलर फॉर द किड्स ऑल्सो। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि आपके पेरेंट्स या आप जो भी नाखुश है एक शादी के अंदर, कंप्लीटली नाखुश है, कोई स्कोप ही नहीं है, तो आप अलग हो जाओ और अलग होके ठीक से रहो, कॉर्डियली रहो, म्यूचुअली डिसीजंस लो, सब कुछ करो। डिसफंक्शनल फैमिली की काफ़ी बातें करी हूँ मैं। तो जब आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से होते हो ना, तो आप बाहर प्यार ढूंढते ही रहते हो, और वो जो प्यार आप ढूंढ रहे होते हो बाहर, वो लोग आपको उल्टा यूज करते हैं, आपको और ज्यादा मेस करते हैं, एक रोलर कोस्टर राइड और एक लूप में फंसा देते हैं, और आप लूप में रिबाउंड में फंसते 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 बिल्कुल ही मेस हो जाते हो। तो आई थिंक जब आप ऐसी सिचुएशन में हो और आपको लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हो रहे बाहर की दुनिया में, तो ढूंढना बंद कर दो, उसमें सिर्फ अपने आप को बिल्ड करो, अपने ऊपर फोकस करो। फिर अपनी जब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, अपनी लाइफ बनाने की हिम्मत आ जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किस टाइप का पार्टनर चाहिए। तो अपने स्टैंडर्ड्स ही आप हायर सेट करोगे, क्योंकि जब भी हम ऐसी फैमिली से आते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो और बेसिक होते हैं कि हम सोचते हैं कि उसने गाली नहीं दी इसलिए वो ठीक है, इसलिए वो जना ठीक है। मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो होते हैं कि डिसरिस्पेक्ट को भी हम किसी भी लेवल पे फॉरगिव करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा ही वो है, हमें पता ही वो है, हमें उससे बेटर पता ही नहीं है लाइफ में चलता क्या है। मतलब यू कैन गेट अ बेटर पार्टनर than a toxic partner because you've always seen that. So basically जब आप अपने स्टैंडर्ड्स अपने लिए पहले अपने आप को सेट करोगे, अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाओगे, तो यू विल सेट गुड स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ एंड देन यू विल नो व्हाट यू नीड फॉर योर। और बीइंग सोलो इज द अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेटली सब लोग, चाहे वो अभी जो शादी नहीं कर रहे वो भी, और जो शादी करके बैठे हैं वो भी, अल्टीमेटली अकेले होने वाले हैं। मतलब रिलेशनशिप्स आज की डेट में ऐसे हो गए कि एंड रिजल्ट इज लाइक आप अकेले, आप उस शादी के अंदर, आप उस रिलेशनशिप के अंदर, या किसी भी, आप माँ हो तो बेटे के साथ रहते हो तब भी आपको अकेलापन हो सकता है, बेटी के साथ रहते हो तो भी, मतलब किसी को भी अकेलापन आएगा ही आएगा, एंड दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी दैट वी आर गोइंग टू फेस। तो अभी से ही जब आप एक रिलेशनशिप में हो या जब आपके पास आसपास लोग हैं, तभी से आपको अकेलेपन में रहना आना चाहिए। यू शुड नॉट फील अलोन इन योर ओन कंपनी, विच इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। अपनी कंपनी को एंजॉय करने के लिए आपको जो जो चीजें करनी है वो अभी से करो, एक आधा घंटा अपने लिए निकाला करो और उन चीजों को यूटिलाइज करा करो, ताकि आपको कभी जाके झटका ना लगे लेटर इन लाइफ जब कोई आपको छोड़ जाए।
हेल्थ के ऊपर ना पैसा भी नहीं आता, जेन्युइनली बोल रही हूँ। बहुत अमीर लोग हैं जिनके हेल्थ इतनी खराब है कि ना वो खाना खा पा रहे हैं, ना वो कुछ भी कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। एंजॉयमेंट करने के लिए भी उनको 10 बार सोचना पड़ता है और हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहने पड़ते हैं, मेडिकल बिल्स में ही वो पैसा निकल जाता है। तो हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं आता है जेन्युइनली। तो जब आपको कोई बोल रहा है ना कि बॉडी शेमिंग और ये सब, या लाइक एक्सेप्ट योर बॉडी, ठीक है, वो बॉडी शेमिंग वाली बात तो बिल्कुल गलत है, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। बट अगर आपको कोई बोल रहा है ना इट्स ओके, टेक योर टाइम एंड स्टफ, नो डोंट टेक योर टाइम, स्टार्ट राइट नाउ। जो भी जिस भी तरीके से आप अपनी बॉडी को हेल्प कर सकते हो, अगर आप खाते उल्टा सीधे हो तो कम से कम वर्कआउट तो कर लो, कम से कम वॉक तो कर लो, कम से कम घर से बाहर तो निकलो, कम से कम मूवमेंट तो करो। अपने आप को ईजी मत लो, अपनी बॉडी को इतना अब्यूज मत करो। थोड़ा बहुत अब्यूज हम सभी कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से उसको कॉम्पनसेट तो करो। तो इस चीज में कंफर्टेबल मत हो जाओ कि मैं मोटी हूं तो अब मैं पतली कैसे होंगी, मैं मोटी ही रह जाऊंगी, अब मैं पतली नहीं हो सकती। ये कंफर्टेबल जोन में मत जाओ। अगर आपको कोई कह नहीं रहा है ना कि ठीक करो अपने आप को, तो इसका मतलब वो आपको दुश्मन है। ये सच बात है, वो आपका दुश्मन है। और जो आपको कह रहा है, जिसको आप दुश्मन समझ रहे हो कि वो मुझे बार बार कहता है, वो आपका भला चाहता है। Also, if you're suffering from very chronic problems like backache, bloating, IBS, whatever, वो सब आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेस रिलेटेड है, आप कोई ना कोई बात को अंदर छुपा के बैठे हो एंड यू नॉट वेंटिंग इट आउट। आई थिंक वेंट आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड टेकिंग आउट योर स्ट्रेस। अगर आप कोई आपके आसपास नहीं है तो आप डायरी में लिखो, आप रो लो, आप गाने सुनो, कुछ भी करो, लेकिन अपना स्ट्रेस को जिंदगी में बाहर निकाल दो, तब आपको बेटर लगने लगेगा। अगर आपको कोई हरास कर रहा है ना, तो उसको कॉल आउट कर दो। उसको उस वक्त जिसकी भी नाम से वो आपको डरा रहा है कि मैं आपकी फैमिली को ही भेज दूंगा, अपने फैमिली के नंबर भेज दो उसको, डरो ही मत। मेरे साथ एक बार यंग टाइम में हुआ था कि कोई लड़का दूसरे स्कूल का था, मैं क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल की थी, गर्ल स्कूल में थी, तो उस लड़के ने मुझे बोला कि मैंने तेरी कोई पिक्चर्स ली हैं, जबकि उसके पास कोई पिक्चर्स का कोई चांस नहीं था, वो बस मुझसे मिला था। उसने कौन सी पिक्चर्स ली मुझे नहीं पता। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि इफ़ यू आर फीलिंग दिस स्कैर्ड एंड इफ दैट पर्सन इज हरासिंग यू, इफ यू आर इन योर 20s, आई एम टेलिंग यू, ब्लैकमेल बहुत चलता है आजकल की जनरेशन में, तो और ही चलता होगा, किसी और तरीके की मॉफ्ट इमेजेस भी शेयर कर देते होंगे लोग। तो उनको अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, डरो मत। उस चीज को कन्फ्रंट कर लो और बोल दो कि हाँ, तूने जो बोलना है, जिसको बताना है, बता दे।